हेलो एवरीवन, मैं आप सभी का आर्यन वर्मा स्वागत करता हूं पढ़ाई घर 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 नौकरी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैं आप सभी के लिए आज लेकर के आया हूं एसएससी सीजीएल टायर 2 जिसका पेपर 26 अक्टूबर को हुआ है, उसका एक कंप्लीट सॉल्यूशन। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, लिखा है मेंस एग्जाम नहीं मजाक। यानी बच्चों के साथ मेंस का लेवल नहीं लेकर के जाया गया है, बल्कि एक हल्के फुल्के क्वेश्चन। ऐसा लग रहा है जैसे कि एग्जाम नहीं, एक फॉर्मेलिटी निभाया गया है एग्जाम को लेकर के। आप जब इसके कंप्लीट सॉल्यूशन को देखेंगे, सारे सवाल को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वाकई भी ऐसा क्वेश्चन भी होता है क्या, इतने आसान लेवल। बच्चे जो चीज पे सरप्राइज करते हैं, एक जब क्वेश्चन का लेवल एकदम से टफ होता है, और एक जब क्वेश्चन का लेवल एकदम मतलब वहां एक्सपेक्ट भी नहीं किया जा सकता है। इससे तो डिफिकल्टी लेवल आपका एमटीएस पेपर होता है, सीएचएसएल पेपर होता है, लेकिन ये भी कोई सवाल है। चलिए देखते हैं बड़े ध्यान से। तो आज का सवाल, पहला सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है आपका, बड़े ध्यान से देखिए। डायरेक्शन को पढ़ते हुए चलेंगे और बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तो एक अच्छा लेवल समझ में भी आएगा कि हम लोगों को कहां तक जाना है और किस तरीके से हम लोग को पढ़ना है। लिखा है पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। यानी इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम लोगों को क्या बताना है, एरर बताना है, राइट। अगर हम इस एरर वाले फंक्शन पे बात करते हैं तो देख लिया जाए क्या लिखा है। यहां पर हम लोगों के सामने ये एक सेंटेंस लिखा है, पढ़ते हैं। द स्पीकर्स emphasizes is on the present day problems that are being faced by ordinary men of India। क्वेश्चन कितने लंबे चौड़े सवाल हैं। अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो इस क्वेश्चन में पता नहीं क्वेश्चन एरर का है या सवाल ये जो है आपका करेक्शन का है, स्पेल्ड करेक्ट है, वर्ड मीनिंग स्पेल्ड है। इसमें आपका कोई खासा एरर नहीं है। ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे में बस सिंपली इस क्वेश्चन को देखिए, इंफेसाइज का स्पेलिंग EMPHASIS होता है, ठीक है ना, ये होता है। यहां पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक दे करके आपसे एरर पूछ लिया गया है। तो आप देख सकते हैं ये कोई सवाल है ना, क्वेश्चन आंसर कुछ और होता है, क्वेश्चन कुछ और होता है। जबकि एरर में बच्चे क्या करते हैं, तो वो ग्रामर पोर्शन को ढूंढते हैं, ना कि वो स्पेलिंग एरर को ढूंढते हैं। बात समझ में आ रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है। आप देख सकते हैं, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। हम लोगों को इस दिए गए सवाल का एक्टिव वॉइस बताना है कि इसका एक्टिव वॉइस क्या होगा। क्वेश्चन लिखा है बाय हुम वर यू टॉट इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन। इसका अगर हम पैसिव बनाएंगे तो आप सभी ने पढ़ा है, क्या पढ़े देखिए ध्यान से। जब कभी भी सेंटेंस हमारा बाय हुम से स्टार्ट होता है, तो बाई हुम से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस ये हमारा पैसिव होगा, तो इसके लिए हम लोग हु लिखने का काम करते हैं। अगर हम इस ऑप्शन को देखते हैं तो हमारा बी फॉर बॉम्बे तो बिल्कुल भी नहीं होगा। अब या तो ए होगा या सी होगा या क्या होगा, डी होगा। अगर हम देखते हैं यहां पर वर्ड लिखा हुआ है तो हम इसके अकॉर्डिंग लिखने का काम करेंगे टॉट। तो टॉट हमारा देख लीजिए इस ऑप्शन में है, बाकी इन दोनों ऑप्शन में नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा, ठीक है ना। ए फॉर एप्पल हमारा करेक्ट आंसर है सेकंड क्वेश्चन का, यानी ये हमारा एक्टिव वॉइस है। देख सकते हैं बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। देखिए कितना आसान सवाल है, ऐसा तो कभी एक्सपेक्ट ही नहीं किया जा सकता था, ठीक है, लेकिन बहुत अच्छे लेवल पे हम देखेंगे बड़े ध्यान से। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट into 4 segments, identify the segment that contains a grammatical error। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए कितना नाजुक सा सवाल पूछा है। वी के साथ हैज तो कभी नहीं आता है, क्या आता है आप सभी बताइए। आप कहेंगे सर हैव आता है। तो इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल होगा। हैज सीन के जगह पर हम लोग क्या लिखने का काम करेंगे, तो हैव लिखने का काम करेंगे, यानी हमारा ग्रामेटिकल एरर ए पार्ट में है। देख सकते हैं कितने हल्के फुल्के सवाल है। ये कोई मेंस का लेवल है, कोई मेंस का लेवल नहीं है। इसलिए जैसा कि आप देख पा रहे हैं एक मजाक के तौर पर जैसा लग रहा है पेपर लिया गया है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, ये आपका लिखा है इडियम्स, है ना, मुहावरे बताने हैं। लिखा है बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है। देखिए इस क्वेश्चन के पैटर्न को थोड़ा ध्यान समझते हैं। पहले क्या होता था, कुछ क्वेश्चन में ऐसा होता था कि आपको एक सेंटेंस में ये इडियम अप्लाई करके दिया गया और तब आपको इसका मीनिंग बताना होता है, राइट। लेकिन यहां पर आपको इडियम दिया गया और अब आपको इसका सेंटेंस बनाना है। मतलब साफ है, ऐसा लग रहा है जैसे कि आंसर से क्वेश्चन निकाला हुआ है। क्वेश्चन से ऐसा नहीं, आंसर से क्वेश्चन निकाला हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो बाइट द बुलेट का मतलब क्या होता है। जब हम डिफिकल्ट सिचुएशन में भी कुछ करने की इच्छा रखते हैं तो उस कंडीशन में हम इसे कहते हैं बाइट द बुलेट, है ना। इसके लिए आप जानते हैं पहले जो है अंग्रेजों के लिए जो
कारतूस भरी जाती थी और लोगों को उससे उसको जो मुंह से है ना तोड़ना पड़ता था, निकालना पड़ता था। तो वही लिखा है बाइट द बुलेट, यानी डिफिकल्ट सिचुएशन में भी वो चीज करना है। लिखा है पहला देखिए, डिस्पाइट द पेन, यानी पेन के बावजूद भी सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द सर्जरी, सर्जरी के लिए गए, ठीक है ना। जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, ये तो आप पोयम है। द चिल्ड्रेन प्लेड इन द पार्क ऑन अ सनी डे, है ना, ये भी नहीं होगा। बी नंबर नहीं होगा, सी नंबर नहीं होगा। द शेफ प्रिपेयर्ड अ डिलीशियस मील फॉर द गेस्ट, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ये इंप्लाइड मीनिंग आपका ऑप्शन नंबर ए में है, डिस्पाइट द पेन सारा डिसाइडेड टू गो अहेड विथ द सर्जरी। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है सभी को? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। सिलेक्ट द ऑप्शन that rectify the underlined part of the given sentence in case no correction is needed, select no correction required। आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में जो अंडरलाइन पार्ट लिखा गया है इसका हमें बताना है कि क्या इंप्रूवमेंट होगा, क्या इंप्रूवमेंट होगा इसको बताना है। तो क्वेश्चन को देखते हैं, लिखा है अशोका वाज नॉट ओनली अ ग्रेट वॉरियर बट ऑल्सो अ वेरी वाइज रूलर। अगर आप देखेंगे तो वेरी वर्ड जो लिखा गया है ये बेसिकली हमारा क्या है, एडवर्ब है। और एडवर्ब है तो एडवर्ब किसके साथ आता है, आप जानते हैं एडजेक्टिव के साथ आता है, यानी हम लोगों को यहां पर एडजेक्टिव इस्तेमाल करना है। अब एडजेक्टिव में भी कौन सा, तो हम लोगों को यहां इस्तेमाल करना पड़ेगा पॉजिटिव डिग्री। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा, पॉजिटिव डिग्री। इस वजह से हम लोग यहां पर क्या लिखना होगा सही, तो ये तो बिल्कुल आपका करेक्शन यहां चाहिए, तो ए ऑप्शन तो होगा नहीं। क्लियर? अच्छा और देखते हैं, मोर वाइज भी नहीं होगा, क्योंकि जब वाइज है तो हम यहां पर लगाएंगे नहीं पॉजिटिव के साथ, है ना। तो यहां पर हम लोग पॉजिटिव डिग्री वाइज इस्तेमाल करेंगे, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ये आपका एडजेक्टिव से सवाल दिया गया है डिग्री ऑफ कंपैरिजन का। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगले सवाल को देखिए, लिखा है देखिए तो बड़े ध्यान से इस क्वेश्चन को, दिस इज द बुक हुम आई वांटेड टू बाय। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है हमें यह बताना है ना। तो अगर आप देखते हैं तो यहां पर एक वर्ड इस्तेमाल किया गया है हुम। तो ऐसे कई सारे वर्ड होते हैं जो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन होता है, जैसे कि हुम हो गया, हु हो गया, विच, दैट, कई सारे रिलेटिव प्रोनाउन है। इन सभी के फंक्शन को थोड़ा समझ लेते हैं ध्यान से। हु कब लगता है, हुम कब लगता है, विच कब लगता है। बेसिकली हु और हुम का एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है इसका, कि हु और हुम बेसिकली हम पर्सन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और जबकि हम लोग यहां पर बात करके चलते हैं तो विच जो है ये हमारा नॉन लिविंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है, राइट। और इस वजह से यहां बुक देख लीजिए हमारा नॉन लिविंग है, तो हम लोग का हुम लिखना हुआ गलत, यहां होना क्या चाहिए, तो यहां हम लोग लिखेंगे विच, ठीक है ना। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। हुम आई के जगह पर हम लोग वहां पर लिखने का काम करेंगे क्या, तो विच आई होगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए कितना वन लाइनर एकदम से सिंपल सवाल है, इसमें कोई भी जान नहीं है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल को देखते हैं, लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इडियम टू फिल इन द ब्लैंक्स। इस ब्लैंक में कौन सा इडियम फिल होगा जिसका करेक्ट मीनिंग हम लोग को सेंटेंस में मिल जाएगा। क्वेश्चन को थोड़ा से घुमाया गया है, ज्यादा नहीं घुमाया गया, ठीक है ना। देखिए तो क्वेश्चन लिखा है डिस्पाइट their differences the two politicians decided and work together for greater good। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, बड़े ध्यान से देखिए। पहला जो वर्ड लिखा गया है इसका मतलब क्या समझ में आता है, डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, यानी उसके डिफरेंसेस के बावजूद दोनों पॉलिटिशियन ने डिसाइड किया क्या, कि जो झगड़ा है, जो इनमी है, जो शत्रुता है, उसको खत्म किया जाए और उसके बाद जो है हम लोग कुछ बेहतर करते हैं एक साथ मिल करके। तो बरी द हेटेड का मतलब यही होता है, यानी अपनी दुश्मनी को भुला करके और है ना हम लोग कुछ नया एक्स्ट्रा फिर स्टार्ट करते हैं। तो बरी द हेडेड, बार्क अप द रॉन्ग ट्री, है ना, गलत जगह पे हम कोई जब निशाना लगा देते हैं या फिर हम बोलते हैं कहीं और, किसी का और का कंप्लेंट कहीं और कर देते हैं, उसको बोलते हैं बार्क ऑफ द रॉन्ग ट्री। क्लियर? अच्छा सी नंबर जो लिखा गया है आप देख सकते हैं, बर्न द मिडनाइट ऑयल। इसका मतलब जब इंसान देर रात तक मेहनत करता है ना, जैसे मैं आप सभी के लिए देर रात तक मेहनत कर रहा हूं, तो ये हमारा बर्न द मिडनाइट ऑयल होगा, ठीक है ना। ब्लो ऑफ द स्टीम का मतलब होता है अपने इमोशंस को रोकना। बात समझ आ रहा है? इसी को हम बोलते हैं, तो यहां ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। क्लियर है? चले आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है,
आपको पता होना चाहिए एसएससी सीजीएल मेंस का जो क्वेश्चन है इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, तो आपका 45 है, ठीक है ना। और ये इंग्लिश का सबसे ज्यादा वेटेज रखता है, आपका 135 मार्क्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, तो क्वेश्चन क्या लिखा है बड़े ध्यान से देखते हैं। लिखा है देखिए, सिलेक्ट द ऑप्शंस दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी इसका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना है। अब इससे भी आसान कोई सवाल होगा नरेशन का, आप सोचिए जरा। ये हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ है और ये से मैथमेटिकल फैक्ट भी कहते हैं, तो ये हमारा ऑलवेज V1 V5 में होता है और ऐसे स्टेटमेंट को हम चेंज नहीं करते हैं। यहाँ कोई भी प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, ना ही कोई भाव चेंज होगा। तो आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ सिंपली सेड के बाद डेट लगाएंगे, तो सेज का तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, बचा हमारा ए और क्या बी। तो आप देख सकते हैं सेड के साथ यहाँ भी डेट लगाए, डेट यहाँ भी लगाए, यहाँ पर एक चीज लिख दिया गया है मेड, जो कि बिल्कुल नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। बहुत ही आसान सवाल, इसीलिए कहा गया है कोई लेवल नहीं उठाया गया, लेवल को एकदम से डाउन कर दिया गया, कह सकते हैं माइनस में, ठीक है ना। चलिए कुछ क्वेश्चन के लिए, बाकी कुछ क्वेश्चन अपने जगह पर सही है। अगला सवाल लिखा है, डैड थॉट इट विल बी अ ग्रेट आइडिया समबडी। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर हमें फ्रेजल वर्ब दिया गया है, होल्ड ऑन टू, होल्ड ऑन, होल्ड अगेंस्ट और होल्ड टू का मीनिंग यहां पर बताना है। दैट थॉट, किसी थॉट को होल्ड ऑन टू करना या होल्ड ऑन करना। होल्ड ऑन का मतलब क्या होता है, बोलते हैं ना वेट करना या फिर स्टॉप, रोके रखना, होल्ड ऑन, ठीक है ना। होल्ड ऑन टू का मतलब होता है कोई विचार को, है ना, कोई विचार को रोक करके रखना, यानी जब तक हम लोग बरकरार रखने की बात करते हैं ना, उसको बोलते हैं टू कीप समथिंग दैट इज वेरी, है ना, इंपरेटिव, यानी जो इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग होल्ड ऑन टू बोलते हैं। होल्ड अगेंस्ट का मतलब किसी चीज को स्टॉप करना होता है, और होल्ड आपका टू जो है इसका मतलब होता है स्टिक करके रखना। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा यहां पर होल्ड के साथ हम लोग ऑन टू लिखने का काम करेंगे, यही हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कोई दिक्कत नहीं फ्रेजल वर्ब का, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसमें आपका क्या भरा जाएगा, देख लीजिए। यू कैन यूज एन टू स्टीयर अ बोट, बताइए बोट को डायरेक्शन देने के लिए कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए यहां पर बेसिकली दो वर्ड में कंफ्यूजन क्रिएट किया गया है, एक OAR और दूसरा हमारा ORE, ठीक है ना। OAR और दूसरा हमारा ORE। बेसिकली और क्या होता है, तो मिनरल कंटेनिंग मेटल, है ना, यानी ऐसा मेटल जिसमें, है ना, ऐसा मेटल जिसमें आपका मेटल होता है, जिसे आप अयस्क बोलते हैं, ये ओर है हमारा। और ये ओर जिसे हम लोग नाव का डायरेक्शन देते हैं, जो नाविक होता है उसके हाथ में एक डंडा होता है, लॉन्ग पोल, है ना, और मतलब इंड पे उसका चौड़ा होता है, उसी को हम लोग ओर बोलते हैं, हिंदी में से हम लोग चप्पू बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी फॉर बॉम्बे करेक्ट होगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है, बड़े ध्यान से देखिए। लिखा है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या लिखा है, रॉबिन वाज्ड एज द स्मोक स्टीडली फ्रॉम द चिमनी। देखिए कितने आसान सवाल है। जब रॉबिन ने देखा कि चिमनी से धुएं उठ रहे हैं, तो यानी उठना का राइज का सेकंड फॉर्म क्या होगा, तो रोज हो जाएगा। इसमें तो कोई भी मुश्किल सवाल नहीं है, यानी हम लोग यहाँ पर रोज लिखने का काम करेंगे। क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द गर्ल वाज एज शी वाज ड्रेंच्ड इन द रेन, है ना। अगर हम ड्रेंच की बात करते हैं तो ड्रेंच का मतलब क्या समझ में आता है ना, गीला होना, भीगा होना। तो जब भीगे हुए रहेंगे तो गोल्ड तो नहीं होगा, टाइट भी नहीं, बोल्ट भी नहीं, क्या होगा, कोल्ड की बात करेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखा है हमारा, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन द सुपरलेटिव डिग्री दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस, है ना। अब अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आ रहा है, यहां देखिए, दिस इज द चैलेंज टास्क, है ना। यहां पर आप देखेंगे तो बेसिकली चैलेंज जो टास्क लिखा गया इसको अंडरलाइन है यहां पर, ठीक है ना। क्या होना चाहिए, तो समझते हैं मच चैलेंजिंग, नहीं, है ना। जब हम लोग यहां पर आर्टिकल द लगाए हैं, यानी हमें लोग को सुपरलेटिव डिग्री इस्तेमाल करना है, और सुपरलेटिव डिग्री के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे, मोस्ट चैलेंजिंग, ठीक है ना। मोस्ट चैलेंजिंग हम यहां इस्तेमाल करेंगे। मोर चैलेंजिंग भी कहना गलत है, चैलेंजिंग भी नहीं होगा और मच चैलेंजिंग भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे। लिखा है, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, वन ऑफ देम
मे कंटेन एन एरर, इसमें से कोई पर एक एरर है। सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन, इफ यू डोंट फाइंड एनी एरर मार्क नो एरर। चलिए, तो लिखा है क्वेश्चन, दे वांट टू लिव इन फर्स्ट फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग, दिस बिल्डिंग। क्या एरर है देखिए, सबसे पहले आप देख सकते हैं तो फ्लोर हमारा क्या है, बेसिकली नाउन है, और नाउन के पहले ये हमारा जो फर्स्ट लिखा गया है ये हमारा क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ, जिसे हम लोग कौन सा एडजेक्टिव बोलते हैं बताइए, है ना। फर्स्ट ये रैंक बता रहा है यानी ऑर्डिनल, और ऑर्डिनल के पहले हम आर्टिकल लगाते हैं द, एक बात। दूसरा, जब हम फ्लोर की बात कर रहे हैं तो वह एक सरफेस के जैसा काम करेगा, और इसके लिए हम जो है इन तो इस्तेमाल करेंगे नहीं, क्योंकि इन का इस्तेमाल सबमर्ज के लिए करते हैं, या फिर हम लोग कोई भी चीज मर्ज होने के लिए या इनसाइड के लिए करते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या चॉइस करेंगे, तो इन के जगह होना चाहिए क्या, ऑन, यानी ऑप्शन नंबर हमारा डी पार्ट में एरर है, होना चाहिए लिव ऑन द फर्स्ट फ्लोर। कोई दिक्कत? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से, क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इस सेंटेंस को हमें एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। आपको तो पता है जब कभी भी अगर हम एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करते हैं, है ना, तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं कि जो हमारा सेंटेंस एक्टिव होता है उसमें आपका जो सब्जेक्ट है और जो आपका ऑब्जेक्ट है उसको हम लोग सबसे पहले चेंज करने का काम करते हैं, राइट। यानी ये सब्जेक्ट ये ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले चेंज करते हैं। तो आइए, बाय द डायरेक्टर जो लिखा गया इसको हम लोग पहले लिखने का काम करेंगे। तो देख लीजिए द डायरेक्टर हमारा कहां पर है, तो ऑप्शन नंबर ए के अलावा, है ना, आप देख सकते हैं और भी कहीं नहीं है। तो हमारा आंसर यहीं पर क्लियर हो गया, ज्यादा दूर जाने की जरूरत भी नहीं। बात समझ में आ रहा है, हमारा आंसर यही क्लियर है, ज्यादा दूर नहीं जाना है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा ए सही होगा। और आगे देख लीजिए, इस वाज के अकॉर्डिंग हम लोग यहां पर V2 इस्तेमाल करेंगे, यानी हमने लिखा प्रेजेंटेड द अवार्ड टू हर। क्लियर है? बढ़े आगे अगले सवाल की तरफ, बड़े ध्यान से देखते हैं। अगला सवाल क्या कुछ कहता है, बड़े ध्यान से देखिए, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, यहां पर इस क्वेश्चन में बेसिकली, है ना, अंडरलाइन है, बड़े ध्यान से देख लीजिए, लिखा है ही इज टॉलर एंड मोस्ट हैंडसम देन फ्रेंड। अगर आप देखेंगे तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मोस्ट को अंडरलाइन किया गया है, तो हम अगर यहां देखें तो ये बेसिकली कंपैरेटिव डिग्री है, और ये भी हमारा कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए। कंपैरेटिव के लिए हम लगाएंगे क्या, तो मोर लगाने का काम करेंगे। देख रहे कितना आसान सवाल दिया गया है, कुछ कह नहीं सकते, है ना। इतना तो लेवल, इतना आसान उम्मीद भी नहीं किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों ने 135 लेकर आया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, बड़े ध्यान से। अगला सवाल है आपके स्क्रीन पर, बड़े ध्यान से देखिए, पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैव बीन गिवन एन ऑप्शन, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कंटेन्स एन एरर। क्योंकि बच्चे जैसी डायरेक्शन पढ़ते हैं ना, वो हमेशा ग्रामेटिकल एरर ढूंढने का काम करते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर लिखा गया है एवरीवन हमारा इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इस वजह से हम इसके लिए जब भी इस्तेमाल करेंगे तो आगे दोज नहीं हिज होना चाहिए। हालांकि सभी के लिए हम डिटर्मिनर इस्तेमाल करेंगे, तो यहाँ हिज होना चाहिए, दोज नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना करेक्ट होगा। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन लिखा है आपका, पर ध्यान से देखिए, लिखा है रीड द गिवन सेंटेंस केयरफुली एंड फिल इन द ब्लैंक्स बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट सिनोनिम्स ऑफ वर्ड गिवन इन द ब्रैकेट, है ना। इस ब्रैकेट के वर्ड को हम लोगों को क्या करना है, तो बताना है यहां पर क्या भरा जाएगा। अब देखिए कितना आसान सवाल दिया है, एक तो ब्रैकेट में दिया है और दूसरा जो है आपको यहां पर ब्लैंक्स भी दे दिया और सेंटेंस भी दिया गया है। अब इससे अच्छा सिनोनिम क्या हो सकता है, तो ध्यान दीजिए, ट्राइवियल का मतलब होता है जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उसको हम लोग ट्राइवियल बोलते हैं, राइट। इस वजह से ट्राइवियल का सीधा मीनिंग हमें समझ में आता है इनसिग्निफिकेंट। क्या समझ में आता है? इनसिग्निफिकेंट। बाकी मीनिंग भी देख लेते हैं। मैजेस्टिक का मतलब होता है राजसी, है ना, एक राजा के समान, है ना। आइडियोटिक का मतलब क्या समझ में आता है, जो इंसान फुलिस है, बेवकूफ, उसको हम लोग बोलेंगे पुलिस, ठीक है। और आपका कंसीडर का मतलब क्या समझ में आता है, जिसके पास अहंकार है ना, उसको हम लोग कंसीडर बोलेंगे। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। इस ब्लैंक्स में आपका ऑप्शन डी फिलअप होगा, ठीक है। अगले सवाल की तरफ आइए, लिखा है क्या, पढ़िए बड़े ध्यान से।
इस क्वेश्चन में लिखा है आपका अरेंजेस द गिवन वर्ड्स टू अ फॉर्म ग्रामेटिकल करेक्ट एंड मीनिंगफुल सेंटेंस, इसको हम लोग को बनाना है ना। तो इसको हम मीनिंगफुल सेंटेंस बनाएंगे तो क्या होना चाहिए, इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखते तो देखिए लिखा है द स्टूडेंट ईगरली देयर अवेटेड रिजल्ट। अगर आप देखेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये तो स्टार्टिंग में ही होगा। ईगरली हमारा एलवाई लगा हुआ है तो ये हमारा इसके ठीक पहले होगा, यानी द स्टूडेंट्स ईगरली अवेटेड देयर रिजल्ट, ये हो सकता है। आगे चेक कर लेते हैं, ये आपका बी नंबर तो बिल्कुल भी नहीं होगा, वेटेड बिल्कुल भी पहले नहीं होगा और ईगरली भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। देख सकते हैं, बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई भी मुश्किल बातें नहीं है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन rectifies the underlined part of the given sentence in case no correction is needed, select no correction required. Cinema provides the most universal entertainment, है ना। इस क्वेश्चन को अगर देखेंगे तो यहां पर आपका अंडरलाइन किया हुआ पार्ट है, बड़े ध्यान से देखिएगा, मोस्ट यूनिवर्सल। आपको पता होना चाहिए, डिग्री ऑफ कंपैरिजन का ज्यादा सवाल यहां पर दिया गया है, बड़े ध्यान से देखने का काम करते हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन में अगर देखते हैं तो हम लोग को बताया गया कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव होते हैं जो नॉन ग्रेडेबल होते हैं। जब नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव होता है तो उस कंडीशन में हम लोग जो है यहां पर इस्तेमाल करते हैं कोई भी एडजेक्टिव जिसको हम चेंज नहीं करते, डिग्री का फॉर्म हम लोग उसे चेंज नहीं करते हैं, और इस वजह से हम लोग यूनिवर्सल का चेंज नहीं कर सकते। ऐसे बहुत सारे, जैसे आपका यूनिक, पैरामाउंट, सुप्रीम, है ना, बहुत सारा है, ट्राइंगुलर, रेक्टेंगुलर, राउंड, और भी कलर के बारे में बात कर सकते हैं, और भी कलर के बारे में बात कर सकते हैं, रेड, येलो, ग्रीन। ये बात समझ में आ रही है, यानी इन सभी का डिग्री फॉर्म नहीं चेंज कर सकते। हम लोग बोलते हैं कि और ज्यादा रेड, बट ऐसा नहीं है। एक लाइन कही जाती है, बड़े ध्यान सुनिए, है ना, कि मुझे तो पता था कि रंग सिर्फ 7 ही होते हैं, मुझे तो पता था कि रंग सिर्फ कितने होते हैं, 7 ही होते हैं, लेकिन जब मुझे इसके बारे में तब पता चला रंगों का, जब वो मुझे नेल पॉलिश के शॉप पर ले गई। ठीक है, यानी और भी कितने सारे कलर होते हैं। तो यहां पर आप समझ सकते हैं, इसका हम लोग सुपरलेटिव डिग्री जो लिखा गया है ये नहीं होगा, इसलिए यूनिवर्सल के साथ आर्टिकल एन तो लगेगा नहीं, और मोर यूनिवर्सल बनाएंगे नहीं, और इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा ए फॉर एप्पल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन लिखा है, देखिए बड़े ध्यान से, देयर इज अ प्लेस फॉर ग्रेन्स इन द बैकयार्ड ऑफ द हाउस। इस क्वेश्चन में देखा जाए तो यहां आपका अ प्लेस ऑफ ग्रेन को अंडरलाइन किया गया। ग्रेन के प्लेस को क्या कहते हैं, ग्रेन को प्लेस को क्या कहते हैं, जहां पे, है ना, स्टोरिंग ग्रेन्स रखा जाता है उसे हम लोग ग्रैनरी कहते हैं। आर्चिव्स क्या होता है बताइए, आर्चिव्स जहां पर अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, उसको बोलेंगे आर्चिव्स। डॉर्मिटरी क्या होता है आप जानते हैं, डॉर्मिटरी का मतलब जहां पर शयन कक्ष बनाया गया है ना, स्टेशन, रेलवे स्टेशन पे आपका डॉर्मिटरी होता है। अपायरी जानते हैं, अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, जहां पर बीज को रखा जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपायरी बोलते हैं। आप जानते हैं अभायरी क्या होता है, जहां पे हम लोग बर्ड्स को रखते हैं उसको हम लोग अवेरी कहते हैं। यानी आपका जो प्लेस ऑफ ग्रेन्स है इसके लिए हम कौन सा आंसर ढूंढेंगे, तो ग्रैंडरी इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए फॉर एप्पल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला सवाल देखिए, बहुत ही आसान सवाल लिखा है, देखिए फिर से बच्चों को उलझाया गया इस क्वेश्चन में। द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर, क्वेश्चन कह रहा है कि सेंटेंस में क्या है, एरर है, विच हैज बीन अंडरलाइन, जो कि अंडरलाइन किया गया। अब बच्चे यहां इसमें ग्रामेटिकल एरर ढूंढेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। इसमें आपको एक छोटा सा स्पेलिंग दे दिया गया कि आप इसका सही स्पेलिंग क्या होगा इसको देखेंगे, है ना। तो वैसिलेट्स का स्पेलिंग आपका बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट होगा। VACILLATES होता है, इसका मतलब आप अगर समझ के चलेंगे, इसका मतलब होता है इन कंफ्यूजन, है ना, दुविधा में। इसको हम लोग डायलेमा भी बोल सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे होगा। देख रहे हैं, एरर ढूंढते हैं लेकिन हम लोग को स्पेलिंग पूछ दिया जा रहा है, यानी आंसर से क्वेश्चन दिया जा रहा है, क्वेश्चन सर नहीं, आंसर से क्वेश्चन, यानी पहले क्वेश्चन नहीं दिया गया, पहले आंसर दिया गया और तब तुम अब सवाल ढूंढो, ये वाला बात हो गया इस बार मेंस का। चलिए खैर कोई बात नहीं, पेपर उसका है तो हम लोग को तो पेपर देना ही है। देख लीजिए अगला सवाल में क्या बदतमीजी है आपके सामने नजर आ रहा है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन इन डायरेक्ट स्पीच।
अब तक हम लोग पढ़ रहे थे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना होता है या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हम लोग कन्वर्ट करना होता है, लेकिन आप यहां देख सकते हैं सेंटेंस ही दे दिया, कौन सा डायरेक्ट है। देखिए तो हम लोग जानते हैं कि अगर हम एक सेंटेंस छोटा सा लिखें, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम इल, ये हमारा डायरेक्ट स्पीच का एक स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये जो आप देख पा रहे हैं, ये जो देख पा रहे हैं, ये हमारा बेसिकली क्या है, तो ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है जो इन्वर्टेड कॉमा से लॉक होता है। बस इतना ही बात तो इसमें दिया गया। देख लीजिए, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो प्रिंसिपल सेड टू आई गलत हो गया, टू जो लिखा गया है ये हमारा प्रीपोजिशन, इसके बाद आई नहीं होगा मी होगा, एक बात तो ये तो हमारा गलत हो गया। द प्रिंसिपल सेड टू मी, जब प्रिंसिपल लिखा है तो यहां पर हम लोग को सेज होना चाहिए, ये भी हमारा गलत हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं, द प्रिंसिपल सेड टू मी, ये हो सकता है यू आर इन चार्ज ऑफ एडमिशन सेल, ये भी बिल्कुल लिखा है। आगे देखिए डी नंबर में हमें इन्वर्टेड कॉमा नहीं दिया गया है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर सी को टच करेंगे, यानी सी हमारा करेक्ट होगा। यानी आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा रहा है, आंसर तो छोड़ दीजिए, आपसे क्वेश्चन भी पूछ लिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? बहुत ही आसान सवाल है, इसमें कोई भी मुश्किल बात नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ इशारा होगा हमारा। अगला सवाल देखिए क्या कहता है। अगला सवाल आपका ये रहा, बड़े ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन लिखा है थ्रो अ राउंडर स्टोन टू क्रिएट रिपल्स इन द वाटर, द गिवन सेंटेंस हैज एन एरर। इस सेंटेंस में आपका एरर है, बताना है कि करेक्ट क्या होगा। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो करेक्ट क्या होगा इसमें हम लोग को समझना है। ठीक है ना, तो बड़े ध्यान से देखिए, लिखा है थ्रो और राउंड, तो राउंडर नहीं होगा, राउंड स्टोन, यानी कि राउंड स्टोन ढूंढना है जो है ना वाटर में रिपल्स यानी कि लहरें क्रिएट कर सके। तो हमारा आप देख सकते हैं ये आपका सही है, ए फॉर एप्पल हमारा सही होगा, राउंड लिखेंगे ना कि राउंडर लिखेंगे, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर एप्पल हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? बहुत ही आसान सवाल है, कोई खासा मुश्किल सवाल नहीं है, ऐसा उम्मीद ही नहीं किया जा सकता है, इसीलिए मैंने पहले ही लिख दिया है मेंस नहीं, है ना, ये एक मजाक है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, ये क्वेश्चन आपका टेंस का सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है और ये एक लेवल का सवाल है, आप कर सकते हैं। देखिए तो लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक, है ना। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहां पर आपको लिखा हुआ एक वर्ड नजर आ रहा है, क्या? बाई। बाई बेसिकली हमारा कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को बताता है। क्या बताता है? कंप्लीटनेस ऑफ टाइम को बताता है। और बाई के साथ हम बेसिकली जो है इस्तेमाल करते हैं क्या, ध्यान दीजिएगा, परफेक्ट टेंस। अगर हमारा ये प्रेजेंट का टाइम हुआ तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट का टाइम हुआ तो पास्ट परफेक्ट, और अगर फ्यूचर का हुआ तो फ्यूचर के लिए बात करते हैं। तो यहां देख लीजिए बाय दिस टाइम टुमारो, यानी ये हमारा फ्यूचर का टाइम हो गया। जब फ्यूचर हो गया तो फ्यूचर का परफेक्ट यूज करेंगे। इस वजह से आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, डी फॉर दिल्ली होगा, विल हैव डन, ये हमारा फ्यूचर का परफेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 4 होगा। बाकी आप देख सकते हैं विल डू ये हमारा इंडेफिनिट हो गया, विल बी डन ये हमारा पैसिव हो गया, विल वी हैव डिड ये आपका जो है गलत लिखा हुआ ही है। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा। अगले सवाल की तरफ देखते हैं। ये सवाल आप देख सकते हैं, इस सवाल के लिए काफी विवाद हो रहे, बड़े ध्यान से इस चीजों को देखेंगे। लिखा है सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन पैसिव वॉइस। आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो बहुत सारे लोग जो है इसका आंसर बता पा रहे हैं क्या, और जो बोर्ड आंसर दिया है वो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया है। बोर्ड आंसर क्या दिया है, लेट द एसेस बी डिनाइड, ये दिया है। अब पहले ये जानना जरूरी है कि ये सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है, राइट। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो क्या समझ में आता है, एक्सेस डिनाइड, अगर ये एक्टिव सेंटेंस होता ना तो ये लिखा हुआ रहता क्या, डिनाई द एक्सेस, ये हमारा एक्टिव होता और इसको हम इंपरेटिव सेंटेंस कहते। कैसा सेंटेंस होगा, इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि ये वर्ब से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस होगा। ठीक है ना, जैसे आप कहते हैं लेकिन ये सेंटेंस हमारा ऐसा तो है नहीं, हमने कहा फॉर्म रिजेक्टेड, इसका मतलब तो यही हुआ एक फ्रेज के रूप में कि फॉर्म को रिजेक्ट किया गया। तो क्या ये सेंटेंस हमारा एक्टिव है, नहीं, ये हमारा पैसिव के फॉर्म में ही है। इस वजह से अगर हम लेट द एक्सेस बी डिनाइड, ये तब बनता जब हमारे सामने क्वेश्चन रहता डिनाई द एक्सेस। यानी सोच लीजिए आपके सामने पैसिव दे करके और आपसे पैसिव पूछा जा रहा है, तो ये कौन सा आंसर हो गया, तो ये हमारा सी आंसर होगा ही नहीं। आप इसके लिए चैलेंज कर सकते हैं ऑप्शन नंबर सी के लिए। आगे देखते हैं,
ये आपका लेट इट बी नोन, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। सबसे पहले क्वेश्चन ही हमारा इनकरेक्ट है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसका बनाए तो आंसर डी हो सकता है। बहुत खींच करके अगर बनाया जाए तो ऑप्शन नंबर डी हो सकता है, बाकी सारे आंसर्स हमारे क्या है, गलत है। क्लियर है? चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए क्या लिखा है, बहुत आसान सवाल है। द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, वन ऑफ देम कंटेन्स एन एरर, सिलेक्ट द पार्ट दैट कंटेन्स द एरर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। ठीक है, 4 पार्ट में कन्वर्ट किया गया, बताना इसमें क्या एरर है। दे वर मैरिड हैप्पीली बिफोर सी क्विट द जॉब। ठीक है ना, जॉब को छोड़ने से पहले, है ना, वो शादी जो है उन लोगों से बिल्कुल खुशी खुशी की। इसका मतलब क्या समझ में आया, ये जो हैप्पीली है इसका इस्तेमाल अगर हम देखेंगे तो इस्तेमाल हमें होना चाहिए कहां पर, मैरिड के ठीक पहले होना चाहिए। दे वर हैप्पीली मैरिड, खुशी खुशी शादी की। बात समझ में आ रहा है, यानी हैप्पीली जो है यहां पर होना चाहिए, इसका अरेंजमेंट हमारा गड़बड़ है, तो हमारा बी फॉर बॉम्बे में एरर होगा, यानी हैप्पीली का इस्तेमाल मैरिड से पहले होना चाहिए। क्योंकि ये बेसिकली आप देखेंगे तो यहां पर सी जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये हमारा मैरिड को, इसलिए हम लोग हैप्पीली को बी में यानी कि मैरिड से पहले लिखने का काम करेंगे। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन क्या लिखा है, सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द अंडरलाइन फ्रेज इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ठीक है, अगर आप इसको देखेंगे तो ये सेंटेंस यहां से लेकर के आपका पूरा पार्ट यहां तक अंडरलाइन है, बताना है कि इसका एक वर्ड में क्या आंसर होगा। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। शी वॉज नोन फॉर हर एबिलिटी to communicate effectively and express herself clearly in writing and speaking। जब कोई इंसान अपने बातों को बिल्कुल अच्छे से क्लियर एक्सप्रेस करता है तो ऐसे कंडीशन में उसके लिए एक वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं आर्टिकुलेशन, यानी उसके पास अच्छे आर्ट है किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का। ठीक है ना, अगर हम बात करते हैं बाकी सारे वर्ड्स का तो मीनिंग क्या समझ में आता है, बेसिकली बर्बिंग का ममली का मतलब समझ में आता है बरबराना जो कि होता है, और जो रैम्बलिंग होता है इसका मतलब होता है टू एंड फ्रो, है ना, इधर उधर। और आपका इनकोहेरेंट जो वर्ड देख पा रहे हैं इसका मतलब होता है जो इंसान बेमेल है, अनमैच्ड है, उसको हम इनकोहेरेंस बोलते हैं, है ना। आप पढ़ते हैं कोहेरेंस। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी फॉर चाइना, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये सवाल था। ठीक है, अगले सवाल की तरफ आइए। अगला सवाल देखिए क्या बोलता है, लिखा सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेसेस द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन के सवाल है, आइए बनाते हैं। He said I bought this book for my brother, है ना। इस क्वेश्चन को देखेंगे तो कोई भी मुश्किल सवाल नहीं, इससे ज्यादा आपका टफ जो है पीटी हो जाता है, लेकिन आप देख सकते हैं मेंस के सवाल को। अगर आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देख लीजिए सारे में सेट सभी में है, डैट सभी में लिखा है। ये जो बाउट हमारा है इसको हम चेंज करेंगे तो हमारा हो जाएगा हैज बाउट, तो बिल्कुल भी नहीं होगा, हैड होगा। और इस क्वेश्चन में बाई लिखा गया, डी नंबर नहीं होगा। ए नंबर को देखते हैं, बाउट बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी हमारा एक ही ऑप्शन बचता है सी फॉर चाइना, यानी ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्लियर है? तो आप देख सकते हैं आपका 29 का जो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी फॉर चाइना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए बड़े ध्यान से क्या कहता है, काफी अच्छे सवाल, ये आपका क्लोज टेस्ट है ना, इसको समझने का काम करते हैं बड़े ध्यान से। लिखा है द ऑन गोइंग फाइट फॉर सोशल जस्टिस एंड इक्वलिटी, जो हम लोग के बीच में जो लड़ाई चल रही है ना, जस्टिस को लेकर के और साथ ही साथ इक्वलिटी को लेकर के। ठीक है, टू बी सिग्निफिकेंट ग्लोबल मूवमेंट्स एडवोकेटिंग फॉर रेशियल जेंडर एंड एल्बिक्यूटिव इनक्वालिटीज एज वेल एज एड्रेसिंग द सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस। जो हम लोग का भेदभाव है, चाहे वो कलर को लेकर के हो या रंग रूप हो, जाति हो, कैसे भी डिस्क्रिमिनेशन हो, है ना, उन सभी की बातें हो रही है। हैव मोमेंटम इन रिसेंट ईयर्स, जो अभी हाल फिलहाल के वर्षों में पीपल आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द importance of dismantling structures that inequality and the fostering inclusively in all aspects of society। सोसाइटी के जितने सारे पहलू हैं उन सभी मुद्दे पर वो चीज देखा जाता है, और
कॉल फॉर जस्टिस, है ना, और फिर हम लोग न्याय के लिए उठते हैं, और रिप्रेजेंटेशन एंड इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैव एक्सपेक्टेड कन्वर्सेशन एंड इनिशिएटिव एम्ड एट द क्रिएटिंग अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। और हम कोशिश करते हैं कि जस्टिस से हम लोग का जो ये पूरा संसार है, पूरा हमारा समाज जो है वो एक हो, और हम इसी के चक्कर में रहते हैं। इट इज अ क्रूशियल टू मीनिंगफुल डायलॉग, है ना, और इसके लिए एक अच्छा डायलॉग है ना, चैलेंज bias and actively promotes diversity to build a society where everyone has equal rights and opportunity। एक ऐसा समाज हो हमारा जहां पर सभी को एक समान अधिकार हो और सभी को एक समान अवसर मिले, एक ऐसा समाज हो हमारा। तो अब हम लोग इसके क्वेश्चन पे आते हैं, बड़े ध्यान से देखने का काम करेंगे। क्या लिखा है? लिखा है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 1 पहला लिखा है, आप देख सकते हैं यहां पर क्या भरना है। तो देखिए, द ऑन गोइंग फाइट ऑफ सोशल इनजस्टिस ऑफ इक्वलिटीज कंट्री टू बी सिग्निफिकेंट ग्लोबल, है ना, ग्लोबल क्या, डाइवर्जेंस, डाइवर्ट हो रहा है, बिल्कुल भी नहीं। ड्रिफ्ट का मतलब चलना, मूवमेंट, ये भी नहीं होगा, है ना। फोकस हो सकता है, डिस्पर्सन तो बिल्कुल भी नहीं होगा, यानी फोकस की हम बात कर रहे हैं, है ना, ग्लोबल फोकस। आगे पढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल लिखा है ब्लैंक नंबर 2 के लिए, मूवमेंट्स एडवोकेटिंग ऑफ रेशियल जेंडर्स एंड इक्वलिटीज एज वेल एज एड्रेसिंग सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन एंड इनजस्टिस हैव अ, है ना। अब यहां देखिए क्या लिखा है, इन्वोक, गेंड और आपका प्रोवाइडेड और स्कैटर्ड। तो अगर हम यहां बात करेंगे आपका एडवोकेटिंग सिस्टम, गेनिंग की बात करेंगे, जस्टिस, तो हम लोग यहां पर गेंड करेंगे, हम उसे जो है न्याय हम उसे प्राप्त करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आपका ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा इस क्लोज टेस्ट का। चले अगले सवाल की तरफ बढ़ते। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लिखा है इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आपका 3 में जो लिखा है, दैट आर इंक्रीजिंगली रिकॉग्नाइजिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इनइक्वलिटीज एंड फास्टिंग, है ना। अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमारा जो टर्मिनेटिंग लिखा है, ये बिल्कुल आप देख सकते हैं यहां पर ये नहीं होगा। उसके बाद परप्यूटेटेड जो लिखा गया है, परप्यूटेड का मतलब होता है किसी चीज को कायम करके रखना, मेंटेन करके रखना। सीज मतलब स्टॉप होता है, और रिफ्रैक्ट तो जानते ही हैं। इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्या, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे हो जाएगा, परप्यूटेड होगा। क्लियर है? चले आगे अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए क्या कहता है, लिखा है क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 में देख लीजिए, फिल इन द ब्लैंक्स। 4 नंबर क्वेश्चन की लास्ट है ना। आप देखते हैं बेसिकली क्लोज टेस्ट में 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इसमें 4 ही क्वेश्चन दिया गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए जितने सवाल है उतना ही सॉल्व करना है हम लोगों को। क्वेश्चन देखिए 4 नंबर में क्या लिखा, इट इज क्रूशियल टू इन मीनिंगफुल डायलॉग, है ना। मीनिंगफुल डायलॉग में हम लोग को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है ना, इवॉल्व करना, उत्थान करना, बेहतर करना। बाकी मीनिंग समझ लीजिए। इंगेज का मतलब जानते हैं किस चीज में व्यस्त होना। क्वांसाइड का मतलब एक संरेख होना, है ना। और जो मैनिफेस्ट होता है इसका मतलब होता है कोई चीज व्यक्त करना, यानी कि डिस्क्राइब करना। समझ में आ रहा है? चलिए, तो इस वजह से हम अगर देखेंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट हो गया। ये हमारा क्लोज टेस्ट था, ठीक है ना। बढ़ते अगले सवाल की तरफ। ये आप देख सकते हैं, ये हमारा पैसेज है ना। पैसेज काफी अच्छा आप देख सकते हैं। तो पैसेज आप लोगों को रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से एक अच्छे लेवल तक भी लेकर के जाया गया है, इसमें भी आपका कोई एरर नहीं है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो लिखा है बेस्ड ऑन द गिवन पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग इन्फरेंस कैन बी मेड। तो कौन सा इन्फरेंस कहा जा रहा है? अगर आप इस पैसेज को देखेंगे तो लिखा है साइंटिफिक कम्युनिकेटिंग कम्युनिटी हैज लॉस्ट इंटरेस्ट इन स्टडिंग अ वेन स्पीसीज। या अगर आप देखेंगे द स्पेयर विंग्ड वार्बल्ड इन एन एग्रेसिव एंड टेरियल बर्ड स्पीसीज। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या समझ में आता है, ठीक है ना। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं बड़े ध्यान से, तो हम लोगों को ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली करेक्ट होगा, डिस्कवरीज ऑफ द सैपिश वीकेंड होगा। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर, ये पैसेज बहुत ही अच्छे लेवल का है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है ना। 35 में आपको बोला गया है कि स्टेयर का बताना है हम लोगों को, एंटोनिम बताना है, ठीक है। स्टेयर का मतलब होता है घूरना, ताकते रहते तुमको शाम सवेरे। बात समझा रहा है? तो इस वजह से हम अगर इस क्वेश्चन को देखते हैं तो हम लोग का ग्लिम्पस हो जाएगा, है ना। स्टेयर मतलब घूरना, मतलब लगातार देखना, और ग्लिम्पस मतलब एक नजर देखना, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। और भी अगर मीनिंग देखना चाहते हैं तो आर्डुअस का मतलब आप क्या जानते हैं कि जो इंसान हार्ड वर्किंग होता है उसको बोलते हैं। एक्साइटमेंट जानते ही हैं, और वाइब्रेंसी मतलब होता है जो चीज ब्राइटली है। बात समझ आ रहा है? तो एक बहुत ही अच्छे लेवल का पैसेज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। आप इन सभी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को आराम से देख सकते हैं, जो कि आपका जितने सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं। बात समझ में आ रहा है?
बहुत अच्छे लेवल के पैसेज हैं आपके। हर पैसेज में आपको 4 सवाल मिलेंगे और जो कि आपका टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपका 45 है। बात समझ में आ रहा है? तो अब इन सभी क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो एक अपने आप में एक नया अच्छा लेवल समझ में आएगा। मेन मीनिंग आपका जो था इस पूरे एग्जाम का, जो मेन कंक्लूजन था कि एक अच्छे लेवल तक नहीं लेकर के जाया पाया गया, और जब अच्छे लेवल तक नहीं ले जाकर जा पाएगा तो प्रॉब्लम क्या हो यहाँ पर कि हम लोग बहुत लेवल अच्छा पढ़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब हमारा मोरल इस तरह से डाउन होता है तो फिर समझ में आता है कि लगता है हम मेंस लेवल पे है ही नहीं। तो इन वीडियो को बड़े ध्यान से देखने का काम करें और फिर हम लोग मिलते हैं कुछ नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।